बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज रहीमिया ख़ान। आज के इस लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन में सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर वाइटामिन पढ़ेंगे। और वाइटामिन में आज हमारा टॉपिक है वाइटामिन ई, और ये वाइटामिन ई का के ऊपर फर्स्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर के सब टॉपिक्स होंगे इंट्रोडक्शन वाइटामिन ई का, केमिस्ट्री, सोर्सेज, फंक्शन, डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। जितना हम इसमें कवर कर सके हम इसी लेक्चर में करेंगे कवर। और इस लेक्चर का रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 83 to 85 का। तो वाइटामिन ई सबसे पहले है क्या? वाइटामिन ई फैट सॉल्युबल वाइटामिन है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़े थे कि फैट सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम वाइटामिन को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन में वाइटामिन ए, डी, ई एंड के आते हैं। विटामिन ई भी फैट सॉल्युबल विटामिन में से एक है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन टू मेंटेन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और विटामिन ई हमारी बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को मेंटेन रख पाता है। और इसका जो नाम है, उसका ओरिजिन, उसका जो सबसे पहले आगाज़ हुआ था, द ओरिजिन ऑफ द नेम टोकोफिरोल इज़ फ्रॉम टोकोस। टोकोस का मतलब है चाइल्ड बर्थ, जबकि फिरो का मतलब है टू बेयर, इम्प्लाइंग अ सब्सटेंस विच इंक्रीज फर्टिलिटी। और इसके नाम की वजह से ही, जैसे कि टोकोफिरोल का मतलब आपको भी पता चल गया, टोकोस का मतलब है चाइल्ड बर्थ और फिरोज का मतलब है टू बेयर। तो ये जो है ये फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाता है विटामिन ई। और इसके इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसके तीन सिनोनिम हैं। एक है टोकोफिरोल जो उसका नाम भी है, और उसके साथ उसका ओरिजिन, इसके नाम का ओरिजिन भी इसी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से है। फिर उसी इसकी खासियत की वजह से इसका एक और नाम है एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। थर्ड इसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी एक्ट करता है, इसलिए इसका तीसरा जो सिनोनिम है वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो तीन इसके सिनोनिम है, टोकोफिरोल, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर और एंटीऑक्सीडेंट। फिर उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर है इसकी। केमिकल स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री और प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो ये कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इसके अलावा ये स्टेबल है हीट पे और एसिडिक कंडीशन पे। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है अल्फ़ा टोकोफिरोल इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ई। इससे पहले अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस जो पढ़ा था, जैसे हमने विटामिन डी पढ़ा, तो हमने विटामिन डी में कहा कि विटामिन डी के टोटल 8 सब्सटेंस होते हैं, D1, D2, D3 से करके D8 तक, जिसमें से D2 और D3 के बारे में हमने पढ़ा था। बिल्कुल वैसे ही अभी हम विटामिन ई के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो विटामिन ई नेचुरली अकरिंग विटामिन ई होता है। ये बेसिकली 8 केमिकल फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, टोकोफिरोल। और इसी तरह से हम इसके जो नाम रखते हैं वो ये चार, और दूसरे जो चार नाम है वो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, टोकोट्राइनोल के नाम से आते हैं। तो ये 8 ही टोटल जो है विटामिन ई की अवेलेबिलिटी है। इन सब में से जो सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है वो अल्फ़ा टोकोफिरोल है, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होता है बॉडी में। ये सारे जो हैं ये मिथाइल डेरिवेटिव्स कंपाउंड है टोकोल के। और अगर हम सोर्स की बात करें कि कहाँ से हासिल किया जाता है विटामिन ई, तो दिस विटामिन अकर इन नेचर एज लाइट येलो ऑयल। और फिर अगर हम फंक्शंस की बात करें, सबसे पहले विटामिन ई का मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके इसी फंक्शन की वजह से इसका सिनोनिम भी है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ये एक्ट करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं ये हमने विटामिन ए में भी पढ़ा था, और हमने तभी विटामिन ई के बारे में भी डिस्कस किया था कि विटामिन ए और ई दोनों एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? मेन फंक्शन है विटामिन ई का कि वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जो है इसको हम एंटी ऑक्सीडेंट भी पढ़ते हैं। वैसे एंटी या एंटाई हम कहते हैं अगेंस्ट को, ख़िलाफ़ होने को। ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन के ख़िलाफ़ काम करते हैं। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बेसिकली ट्रैप कर लेते हैं फ्री रेडिकल्स को। आप सबको पता है कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो किसी के भी साथ जाके रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन जो है वो हमारी बॉडी में कॉज कर सकते हैं, और टॉक्सिसिटी उनकी वजह से हो सकती है। तो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली करते क्या हैं, वो उन फ्री रेडिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, और सेल मेम्ब्रेन में और प्लाज्मा लिपोप्रोटीन में ये एक्ट करते हैं, अगर हम विटामिन ई की बात करें स्पेसिफिकली। और इसके अलावा दस हेल्प इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड मॉइटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और इसके वजह से इसी
एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड मॉइटी है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, और उसके अलावा ऑर्गेनल्स में भी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड फंक्शन है, सेकंड जो पॉइंट है सॉरी एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन का, कि विटामिन ई एक्ट करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट एट हाई O2 पार्शियल प्रेशर। जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ पे विटामिन ई एक्ट करते हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट। और जबकि इससे पहले हमने विटामिन ए में पढ़ा था कि हमारी बॉडी में वो पार्ट्स जहाँ पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, लो ऑक्सीजन लेवल पे, विटामिन ए एक्ट करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ई की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ये आरबीसी पे एक्ट करेगा एज एन एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेटिना पे एक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे। सेकेंड फंक्शन है एक्ट एज कोएंजाइम। आपने चैप्टर एंजाइम पढ़ा हुआ है, आपको पता है को का मतलब होता है अलोंग या साथ में होना, तो कोएंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम के साथ मिलके काम करते हैं। विटामिन ई जो है ये एक्ट करता है एज कोएंजाइम इन सर्टेन टिश्यू, इट एक्ट एज कोएंजाइम। थर्ड फंक्शन इज डीएनए सिंथेसिस। विटामिन ई रोल प्ले करता है डीएनए सिंथेसिस में, इट कंट्रोल द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए। फोर्थ पॉइंट इज मसल्स। विटामिन ई रोल प्ले करता है मसल्स पे, किस तरह से? इट इज़ एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ मसल्स। विटामिन ई नॉर्मल फंक्शन, मसल्स को नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। फिफ्थ फंक्शन है केयर ऑफ आरबीसीज। जैसे कि हमने एंटीऑक्सीडेंट में ये पॉइंट पढ़ा कि किस तरह से वो सेलुलर ऑर्गेनल और सेल की जो मोइटी है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो केयर ऑफ आरबीसी में विटामिन ई जो हैं ये लुक आफ्टर करते हैं, ख्याल रखते हैं आरबीसी का। और किस चीज़ से ख्याल रखते हैं कि उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको बचाते हैं हीमोलाइसिस। हीम ऑब्वियसली ब्लड और आरबीसी से रिलेट कर रहा है, लाइसिस जो है ये ब्रेकडाउन को कहते हैं। तो आरबीसीज की ब्रेकडाउन होने से विटामिन ई बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से ही ये आरबीसी की केयर कर सकते हैं, बाय प्रिवेंटिंग मेम्ब्रेन डैमेज बाय वेरियस ऑक्सीडेंट। सिक्स्थ फंक्शन है एक्ट एज एक्टिवेटर। इसके अलावा विटामिन ई एक्टिवेटर के तौर पे भी ऐड करते हैं। हमने एंजाइम पढ़े हैं, हमने एक्टिवेटर्स वहाँ पे पढ़े हैं। तो विटामिन ई एक्ट करता है एज एन एक्टिवेटर, एक्ट एज एक्टिवेशन फॉर एंजाइम सिस्टम, जैसे कि साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। सेवन्थ फंक्शन है रिप्रोडक्शन पे, और रिप्रोडक्शन पे तो इसका वैसे मेन फंक्शन इसका रिप्रोडक्शन पे ही है, और इसी वजह से हमने इसका एक सिनोनिम भी पढ़ा है जो कि एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। तो रिप्रोडक्शन पे क्या करता है? इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इट कीप्स द लेयर ऑफ एम्ब्रियो हेल्दी एंड यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ हैबिचुअल अबॉर्शन। विटामिन ई जो है वो रिप्रोडक्शन का नॉर्मल प्रोसेस कंट्रोल करने में या नॉर्मल प्रोसेस मेंटेन रखने में रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये एम्ब्रियो की जो लेयर है उसको हेल्दी रखवाता है, और इसके साथ साथ ये हैबिचुअल अबॉर्शन को भी रोकता है, प्रिवेंट करवाता है, रोकता है। अब हैबिचुअल अबॉर्शन बेसिकली लफ्ज़ हैबिचुअल का मतलब बनता है आदत होना। हैबिचुअल अबॉर्शन का मतलब है कि रिपीटेडली अगर अबॉर्शन की कंडीशन हो जाए तो विटामिन ई जो है वो उसको प्रिवेंट कर सकता है। एट्थ इसका फंक्शन है एक्ट एज ड्रग। तो विटामिन ई ड्रग के तौर भी एक्ट करता है, लेकिन कब, कहाँ पे? तो विटामिन ई को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ड्रग यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरस एंड कोरोनरी इनसफिशेंसी। विटामिन ई को ड्रग के तौर पे यूज़ किया जा सकता है एंजाइना पेक्टोरस और कोरोनरी इनसफिशेंसी में। बेसिकली कोरोनरी इनसफिशेंसी का मतलब ये है, इनसफिशेंसी कहते हैं हम नाकाफ़ी होने को। इनसफिशेंसी का मतलब है इनसफिशेंट ब्लड फ्लो होना, कहाँ से? कोरोनरी आर्टरी से। तो उसकी इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम विटामिन ई को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने ये इसको कैसे यूज़ किया। तो ये जो इसका फंक्शन है कि ये ड्रग के तौर पे ऐड करता है, और ये जो इसका फंक्शन है कि वो कोरोनरी आर्टरीज़ के लिए इंसफिशेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो बेसिक मैकेनिज़्म है वो यही है कि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट कर सकता है और यूज़ होता है एज अ ड्रग। अब बात करते हैं विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा। ऑब्वियसली हमने पहले बहुत दफ़ा पढ़ा, अब दोबारा से हम वही बात करेंगे कि जितने फंक्शंस हैं आपने उन सबको ही उलट कर देना है। जितने फंक्शन विटामिन ई परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वो सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होंगे या कम होंगे। जिस तरह से हमने पढ़ा था फंक्शन में केयर ऑफ आरबीसी जो है वो विटामिन ई का फंक्शन है।
अब विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हीमोलाइसिस हो सकती है, रप्चर ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन ड्यू टू इंक्रीज लिपिड परऑक्सीडेशन, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये नहीं होगा तो लिपिड की परऑक्सीडेशन ज़्यादा हो जाएगी तो आरबीसी की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, हीमोलाइसिस होगी। सेकंड टर्म है एडिमा। एडिमा जो है बेसिकली ये स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन के लिए होता है, इस तरह से ये इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग होती है और ये एक मेडिकल टर्म है स्वेलिंग की। और वैसे जो एडिमा है वो अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड यानी कि पानी का जिस्म में भर जाना है के टर्म में भी यूज़ होता है। तो स्पेशली न्यू बॉर्न में विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से एडिमा हो सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी जो है आपको पता है नॉर्मल जो है वो ना फंक्शन होना, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये ऐसी कंडीशन है जिसमें मसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे और वीक हो जाएंगे। नेक्स्ट डेफिशिएंसी की कंडीशन है रिप्रोडक्शन फेलियर। ऑब्वियसली विटामिन ई का मेन रोल ही रिप्रोडक्शन में है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो रिप्रोडक्शन फेलियर की कंडीशन हो सकती है। फिफ्थ फंक्शन है मेल में अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो सकता है, टेस्टिक्युलर डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी फिर वही आ गया हमारे पास, ये टर्म हमने पहले भी पढ़ा है। टेस्टिक्युलर जो सेल्स होते हैं वहाँ की डिस्ट्रॉफी हो जाती है और इसकी वजह से, उसकी डिस्ट्रॉफी होने की वजह से या उसके वीक होने की वजह से, प्रॉपर फंक्शन ना करने की वजह से क्या होगा, बेसिकली विटामिन ई की डेफिशिएंसी से मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस डिफेक्टिव होगी। अब ये जो लफ्ज़ स्पर्मेटोजेनेसिस है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर एंडोक्राइनोलॉजी में। स्पर्मेटोजेनेसिस, जब सिस का टर्म आए तो आप समझ जाएं कि ये सिंथेसिस की बात हो रही है। स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ स्पर्म्स। तो मेल में विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से स्पर्म्स प्रॉपर नहीं बनेंगे। फीमेल में इनफर्टिलिटी हो जाएगी ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इनफर्टिलिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। और इसके साथ साथ जो एक कंडीशन है जिसको हम कहेंगे रिजॉर्प्शन ऑफ फीटस, वो भी इसी कंडीशन, इसी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। फिर है सेवेंथ डेफिशिएंसी का टर्म है लिवर नेक्रोसिस। लिवर नेक्रोसिस जो है वो लिवर सेल की डेथ हो जाने को कहते हैं। एट्थ जो डेफिशिएंसी है वो है प्री मैच्योर इन्फेंट, टाइम से पहले बेबी की बर्थ हो जाना, प्री मैच्योर इन्फेंट, और इसके साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो भी रिटार्ड हो जाना या कम होना या रुक जाना। यूजेस की हम बात करें तो विटामिन ई रिसेंटली यूज़ किया जाता है इन डिसऑर्डर्स में। ये चार आपके सामने नाम है। सबसे पहला है नॉक्टर्नल मसल्स क्रैम्प। नॉक्टर्नल कहते हैं हम रात को, मसल्स क्रैम्प कहते हैं पट्ठों के खिंच जाने को या पट्ठों के दर्द को। सेकंड है इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। इंटरमिटेंट हम कहते हैं ऐसी चीज़ जो कि वक्फे वक्फे से हो, एक साथ कंटिन्यूसली ना हो, तो वो कहलाती है इंटरमिटेंट। क्लाउडिकेशन जो है ये अगर कभी खून की सप्लाई ना हो या प्रॉपर खून की सप्लाई ना हो तो ऐसी कंडीशन में टांगें जो है वो सुन्न हो जाएं तो वो क्लाउडिकेशन की कंडीशन कहलाती है। तो इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन का मतलब है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद टांगों का सुन्न हो जाना। नेक्स्ट थर्ड टर्म है फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़। सिस्ट बन जाना फाइबर्स की, ये है फिब्रोसिस्टिक। फाइबर्स की सिस्ट बन जाना फिब्रोसिस्टिक है, और कहाँ बनेगी तो फीमेल ब्रेस्ट में बनेगी, ये कंडीशन कहलाती है फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़। लेकिन याद रखिएगा विटामिन ई जिस फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है वो जो सिस्ट होगी वो नॉन कैंसरस होगी। तो बेसिकली नॉन कैंसरस कंडीशन होती है जिसमें ब्रेस्ट में लम्प्स फील होते हैं या गिल्टियाँ या गुठलियाँ फील होती हैं। नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट डिसऑर्डर है जिसमें विटामिन ई को यूज़ किया जाता है एज ट्रीटमेंट के तौर पे, तो वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। आपने चैप्टर प्रोटीन में पढ़ा था स्क्लेरोप्रोटीन में। स्क्लेरोसिस जो है इसका ये टर्म शो करता है हार्डनिंग को, तो आर्टरीज़ की हार्डनिंग को कहते हैं हम एथेरोस्क्लेरोसिस, या नैरोइंग ऑफ आर्टरीज कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और ऑब्वियसली हमने इससे पहले फंक्शन में भी पढ़ा था कि एंजाइना पेक्टोरस और कोरोनरी इंसफिशेंसी जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए विटामिन ई का फंक्शन जो है ये यूज़ किया जाता है। और क्यों, ये इफ़ेक्ट कैसे है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है। अब अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें, जैसे हम हर विटामिन के एंड में टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, तो विटामिन ई की टॉक्सिसिटी अगर हम देखें तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि विटामिन ई जो है वो
टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इसके यूजेस या ऐसे फंक्शन है जो कि हायर डोजेस के ऊपर अगर हम विटामिन ई दें तो वो हायर डोजेस पे एक्ट करें, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, या अगर हम एंजाइना पेक्टोरस की बात करें तो उसमें नॉर्मल जो डोज है विटामिन ई की, उसमें उसके ऊपर वो एज अ ड्रग एक्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम हायर डोजेस में देंगे तो विटामिन ई जो है वो एक्ट करेगा एज अ ड्रग। इस वजह से इसकी अब तक कोई जो स्टडीज़ हैं वो इसकी टॉक्सिसिटी शो नहीं करती। तो आज के लेक्चर में हमने विटामिन ई कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट विटामिन करेंगे। तब तक स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।